आपको इस अभियान की प्रेरणा कहाँ से मिली कि हम लोग शिक्षा पर काम करते हैं? जो जिला है हमारा मध्य प्रदेश में, वो चंबल संभाग में पड़ता है। को हम डाकुओं के गढ़ को खत्म कर कर किताब और कलम की पहचान दिलाएं। जो संसाधन है आपके, वो आप कैसे जुटाते हैं? मैंने ये कारोबार वर्ष 2008 से चालू किया है। मेहौना मछंड से, छोटे से कस्बे से हम लोग निकले। जी। केवल मैं अकेला निकला। उस समय जब निकले तो लोग मजाक उड़ाया करते थे। शिक्षा बचाओ, बचपन बचाओ और जीवन बचाओ। तो इस अभियान में किस तरीके की चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा? समाज के अंदर शिक्षा की कोई चर्चा नहीं करता। सर, जो लोग जुड़ गए हैं इतने सारे, तो ये आपकी एक टीम बन गई है, तो इसका प्रशिक्षण वगैरह कुछ आपने तय कर रखा है? कहीं देते हैं आप लोग, वीकली करते हैं, क्या प्लान करके करते हैं? कभी समय निकालते हैं और एक जगह अपना एक तय करते हैं, कहीं उसी कोई हॉल में या कहीं मीटिंग करते हैं, उसमें ट्रेनिंग करते हैं। 2 दिन की, 3 दिन की समय मिलता है। जैसे कोई त्योहार पे हम लोग परिवार प्रशिक्षण के नाम से 2008 से लेकर अभी तक का जो काम किया है उस पर क्या एक मूवी भी बन रही है? जी मैडम। आने वाले समय में कौन सा लक्ष्य तय किया है आपने इस कार्य के लिए? देखिए, लक्ष्य तो मैडम हम लोगों ने तय किया है कि मध्य प्रदेश में अभी हम 5 लाख बच्चों तक कॉपी पेंसिल किताब देकर उनको सम्मानित कर चुके हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मित्रों, स्वागत है आपका कनपुरिया डायरीज में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर बार एक नई कहानी लेके आते हैं आपके बीच। इस बार भी कुछ अलग और बेहद अनुभव के साथ जो विशिष्ट व्यक्ति आए हैं, उनको हम आपसे मिलवाने के लिए कनपुरिया डायरीज में लाए हैं। कभी कभी एक व्यक्ति अपने जीवन के साथ साथ और लोगों का भी जीवन बदल देता है। आप जानते ही हैं, कई बार ये कहावत आपने सुनी होगी कि कारवां चलता है किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो कि विशिष्ट हो। अकेले वो चले थे, लेकिन आज उनके पीछे पीछे एक कारवां चलने लगा है। गरीबी, संघर्ष और अभाव में पलकर जिसने शिक्षा को अपना हथियार बनाया, लाखों बच्चों तक उसे पहुंचाया, आज उनके साथ बेहद प्रभावशाली व्यक्तित्व, समाज के विशिष्ट व्यक्तित्व भी जुड़ चुके हैं। ऐसे भिंड मुरैना से हमारे पास एमपी से विनोद भारती जी आए हैं। स्वागत है सर। नमस्कार मैडम। आपका इस पॉडकास्ट में, कनपुरिया डायरीज में, रानू मैम और ज्योति मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमने से गरीब व्यक्ति को, और जो हम लोग गरीबों के लिए काम करते हैं, आपने इसमें हमें बुलाया और एक सम्मान दिया आपने इस जगह। तो विनोद जी, आप ये बताइए कि आपने आपको इस अभियान की प्रेरणा कहाँ से मिली कि हम लोग शिक्षा पर काम करते हैं? मैडम, हम लोग भिंड, जो जिला है हमारा मध्य प्रदेश में, वो चंबल संभाग में पड़ता है। भिंड, मुरैना और हमारा जो चंबल संभाग है, वो डाकू के गढ़ से लोग उसको बोलते हैं। वहाँ लोग बोलते हैं कि वहाँ तो लोग जन्म से ही डकैत पैदा होते हैं। तो मैंने वो देखा अपने इलाके में, जो आपस में लोगों का बंदूक चलाना, लड़ना, और कई घरों की घर मतलब जो पीढ़ी की पीढ़ी उसमें लड़ाई में चली गई। तो हम लोगों को उससे प्रेरणा मिली, क्यों ना अपना जो इलाका है उसको हम डाकुओं के गढ़ को ख़त्म कर कर किताब और कलम की पहचान दिलाएं। पहले तो ये प्रेरणा मिली। दूसरा, हम लोग क्या गरीबी से निकले हुए हैं। जब हम लोग पढ़ते थे, हमारी पढ़ाई भी अपने बहुत गरीब थे। तो हमारे नाना नानी जी, मौसी जी की यहाँ पढ़ाई हुई है। मैं आपको बताऊं तो हम लोगों को क्या, कोई पैसा ऐसा था नहीं था हमारे मतलब परिवार में। पिताजी के पास कोई ज़मीन भी नहीं थी ज़्यादा और कोई अच्छा धंधा भी नहीं था, ना कोई नौकरी थी। तो उस समय मैंने देखा कि कॉपी पेंसिल किताबें नहीं हमारे पास, रहने के लिए अच्छा मकान नहीं है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं है, जूते पहनने के लिए नहीं है। तो उस समय मैंने ये संकल्प लिया था कि अगर मैं कुछ पढ़ जाऊँगा तो ज़रूर उन गरीब बच्चों के लिए, जो मैंने अभाव में जो संघर्ष किया है, निश्चित रूप से उन बच्चों के लिए काम करूँगा। ये हमारी प्रेरणा रही है कि इससे हमें प्रेरणा मिली। विनोद जी, जैसे आपने बताया गरीबी से आप निकले, आपने इस तरीके से जब आपके ऊपर ये सब बीता तब आपने ये सब किया। हम चाहेंगे पहले व्यूअर्स को आप अपनी पूरी जो आपका इंट्रोडक्शन है वो पूरा दें। ठीक है? अच्छा संजीव जी, मेरा नाम विनोद भारती है। मैं मेहौना मछान जिला भिंड मध्य प्रदेश से हूँ, और 7 भाई हैं हम, 2 बहनें। मेरे पिताजी मजदूरी करते हैं, छोटा मोटा धंधा करते हैं। माताजी भी घर का काम करती हैं, और सारे लोग कोई छोटा मोटा धंधा करते हैं, कोई नौकरी करते हैं, भाई वगैरह। और जब हमारे पास कोई पैसा नहीं था तो हम लोग अपने नाना जी के यहाँ पढ़ने के लिए गए।
नाना जी हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, इन्होंने देश की आज़ादी में अपना योगदान दिया है। जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके साथ में, और हमारी नानी और मौसी जी। तो हम पढ़े लिखे, तो उस चीज़ को हमने महसूस किया है कि किस तरीके से हमने अपना जीवन व्यतीत किया है। जी जी जी। हाँ, तो ये बताइए कि इस सफर में जो संसाधन हैं आपके, वो आप कैसे जुटाते हैं? उसके लिए क्या करते हैं? क्योंकि जब आपकी यात्रा इतनी मतलब इतनी कष्टकारी रही है, इतने अभावों में चली है ये यात्रा आपकी, तो कैसे आपको संसाधन, कैसे आपसे लोग जुड़ गए, इसके विषय में ज़रूर बताइए? मैंने ये कारवां वर्ष 2008 से चालू किया है। मेहौना मछंड से, छोटे से कस्बे से हम लोग निकले, जी। केवल मैं अकेला निकला। उस समय जब निकले तो लोग मजाक उड़ाया करते थे, क्योंकि एक झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति कहीं गांव में जाएगा, यानी मोहल्ले में शिक्षा की बात करेंगे, उम्र भी कम थी उस समय, तो लोग तो स्वाभाविक रूप से मजाक उड़ाएंगे। तो उस समय हमें बड़ा लोगों की जो एक मतलब क्या कहते हैं, अपमान जिसे कहते हैं, उसको हमने झेला है। पर मैं एक संकल्प के साथ बढ़ता गया, और मुझे विश्वास था कि जहाँ अपमान मिलता है, अगर अच्छे काम करने से अगर अपमान मिलता तो उसको भी हम दे लेंगे, पर समाज के लिए, गरीब बच्चों के लिए जो झोपड़ी में रहते हैं उनके लिए जरूर काम करूँगा। बढ़िया। तो उसने हम लोगों ने प्राप्त जो बोला आपने संसाधन, तो मेरे मन में एक विचार आया जब मैं 2-3 साल काम किया, कि क्यों ना इसको अपने जीवन का एक मिशन बनाया जाए, निरंतर रूप से हम काम कर सकते हैं। तो हम लोगों ने संकल्प लिया कि महीने में 4 दिन का भोजन और 4 दिन की जो कमाई हम लोग काम करते हैं, चाहे नौकरी करते हो, साथ में बहुत सारे लोग हैं जो नौकरी भी करते हैं, धंधा करते हैं, किसानी भी करते हैं, मजदूरी भी करते हैं। तो 4 दिन का भोजन और 4 दिन की कमाई और 4 दिन का समय और 4 दिन की मेहनत से हम लोग इस जो भी संसाधन लगते हैं, कहीं जाना है फील्ड में काम करने के लिए, बाइक से जाना है, कभी साइकिल से जाना है, कभी पैदल जाना, तो इन सब चीज़ों से हम लोग काफ़ी पेंशन लेके जो सामग्री होती है, सच्चा सामग्री उसको बांटना, वो हम इसी के माध्यम से हम लोग अपनी कमाई का हिस्सा है उसमें हम दान करते हैं। अच्छा विनोद जी, जैसे आपने एक अभियान चलाया हुआ है कि शिक्षा बचाओ, बचपन बचाओ और जीवन बचाओ। तो इस अभियान में किस तरीके की चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा? मैडम, जब मैं किसी फील्ड में, किसी क्षेत्र में जाता हूँ, क्योंकि केवल जी जब हमने अपने गांव से चालू किया, भिंड जिले में चालू किया, पहले हम आसपास करते रहे। जब मुझे लगा कि इसको और बढ़ाया जाए, तो मैंने भिंड, मुरैना, शिवपुरी, आपके गुना, अशोकनगर, राजगढ़, रायसेन, विदिशा, भोपाल, होशंगाबाद, नर्मदापुरम से लेकर इधर टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, बैतूल, होशंगाबाद, और तुम्हारे गरम धार, झाबुआ, इंदौर, देवास, और तुम्हारे सागर, शहडोल, उमरिया, कटनी, जबलपुर, इन सब जिलों में हमने जाने का काम किया। सो निश्चित रूप से जब हम फील्ड में जाते, सबसे पहली चुनौती ये होती है कि लोगों के शिक्षा की चर्चा होती नहीं है, समाज के अंदर शिक्षा की कोई चर्चा नहीं करता। तमाम प्रकार के लोग आडंबर काम करते हुए समाज में, कोई जन्मदिन मनाएगा, कोई अपनी शादी की सालगिरह मनाएगा, वह उसको लोग मनाते रहते हैं। कोई शादी में बहुत अच्छा खर्च करते हैं, कोई कोई व्यक्ति अगर जैसे संसार से चला जाता है तो उसका मृत्यु भोज वगैरह जो होता है वो भी करते हैं। धार्मिक कार्यक्रम भी चलते हैं, राजनीतिक कार्यक्रम भी चलते हैं समाज के अंदर, जातिगत भी कार्यक्रम चलते हैं। और ये जब हम लोग शिक्षा का कार्यक्रम लेके हम सब लोग जाते हैं समाज से भी, तो सबसे पहली चुनौती ये होती है कि लोग ये तय नहीं कर पाते कि ये किस धर्म के लोग हैं, किस पार्टी या किस दल के लोग हैं, किस जाति के लोग हैं। तो उन्हें अजीब लगता है। उस तरह हम उनको समझाते हैं कि हम किसी जाति के लिए काम नहीं करते, किसी धर्म के लिए काम नहीं करते, किसी पार्टी के लिए काम नहीं करते, किसी एक व्यक्ति के लिए काम नहीं करते, हम संपूर्ण समाज के लिए काम करते हैं, संपूर्ण देश के लिए काम करते हैं। तो उस समय हम ये समझाते हैं उन लोगों को कि शिक्षा से ही हमारे समाज का संपूर्ण विकास होगा। सबके लिए शिक्षा जरूरी है। हर नागरिक के अच्छे नागरिक तभी बन सकते हैं जब लोग शिक्षित होंगे। तो कभी ऐसा कोई बिटर एक्सपीरियंस भी आया आपके सामने, जैसे लोगों ने आपको, किसी ने परेशान किया हो, तो वो भी बताइए व्यूअर्स को कि कैसी चुनौतियां आपने झेली हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए, वो संघर्ष जरूर बताइए इसको। कई बार लोगों ने झूठी शिकायत कर दी, अच्छा। ये फलाने दल के लिए काम करते हैं, फलाने धर्म का प्रचार करते हैं, ऐसे कई बार ऐसा होता है। पर हम लोग सच्चे मन से काम करते हैं, ईमानदारी से, मेहनत से। हमारे नाना जी ने और माता पिता ने हमें संस्कार दिए हैं, और हमारे महापुरुषों ने हमसे कहा है कि 2 चीज़ें जीवन में मनुष्य के पास होनी चाहिए, एक तो ईमानदारी और दूसरी मेहनत। अगर ये तुम्हारे पास 2 चीज़ें हैं तो दुनिया में किसी भी फील्ड में आप जाओगे, कभी असफल नहीं होगे। तो हम लोग पूरा ईमानदारी और मेहनत के साथ इस काम को करते हैं। इसलिए परेशानियां तो आती हैं और हम ये तय करके करते हैं। जिस प्रकार से हमारे महात्मा फुले और माता सावित्री फुले ने जो
लड़कियों के लिए विद्यालय खोले और इस देश में जो वंचित वर्ग था उसके लिए स्कूल खोले, उनको कितना सामना करना पड़ा। तो अब मैं जानता हूँ जब हमारे महापुरुषों ने इतना अपमान झेला, हमारे अमर शहीद राजगुरु सुखदेव जी, शहीद भगत सिंह जी, इन लोगों ने जब देश के लिए इतना बलिदान दिया, अगर परेशानी आएगी तो उसको भी झेलते, कोई दिक्कत नहीं है मैडम, चलता रहता है। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताई। अब ये बताइए कि जैसे आपके साथ जो लोग जुड़ गए हैं इतने सारे, तो ये आपकी एक टीम बन गई है, तो इसका प्रशिक्षण वगैरह कुछ आपने तय कर रखा है, कहीं देते हैं आप लोग, वीकली करते हैं, क्या प्लान करके करते हैं इसको? बहुत अच्छा प्रश्न किया बेटा आपने। हम लोग समय समय पर जो हम लोग फील्ड में जाते हैं, काम करते हैं, जब कोई काम अपन करते हैं तो उसमें गलतियां भी होती हैं, भले अपन अपने मन से अच्छा काम करें, फिर भी उसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। उस कमी को हम नोट करते हैं सारे लोग, फिर हम एक दिन कभी समय निकालते हैं और एक जगह अपना एक तय करते हैं, कहीं किसी कोई हॉल में या कहीं मीटिंग करते हैं, उसमें ट्रेनिंग करते हैं, 2 दिन की 3 दिन की समय मिलता है। जैसे कोई त्यौहार पे हम लोग परिवार प्रशिक्षण के नाम से अपने कार्यकर्ता हम लोग जो समाज सेवी है और जो शिक्षा के लिए काम करते हैं हम लोग, तो उसके नाम से हम प्रशिक्षण करते हैं। उसमें जो कमियां होती हैं, कौन वक्ता क्या बोलता, हमारे साथ वाले कोई अगर गलत बोलता तो उनसे कहते हैं ये बात नहीं कहना, मुझे हमें इस तरीके से समझाना है, कहाँ हमारी गलती भाई, किस जिले में हमने वो गलती की है, किस फील्ड में हमने गलती की है, हमें समाज के बीच कैसे और जाना है, कौन सा वर्ग हमारा छूट गया है उससे हमें जुड़ना है। और हम लोगों ने तय किया है प्रशिक्षण में हम भी देते हैं, कोई व्यक्ति नशा नहीं करना चाहिए। पहला प्रशिक्षण रहता है, कोई किसी प्रकार का नशा, चाहे शराब हो, गुटखा हो, अफीम हो, गांजा हो, कोई भी नशा, चाय भी हम लोग नहीं पीते, ये भी हम लोग मानते कि नशा है। तो ऐसा हम प्रशिक्षण देते समय समय पर, क्योंकि हर व्यक्ति को, मैं एक खुद टीचर हूँ तो मुझे लगता है कि हर समय जिंदगी जो है वो सीखने पर टिकी रहती है। अगर जिंदगी में लंबी उम्र जीना है और लंबा काम करना है तो जो अनुभव है उस अनुभव से सीखते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, वही संपूर्ण विकास हो जाएगा। बिल्कुल सही। हाँ, हम लोग करते हैं। तो आप आने वाले समय में कौन सा लक्ष्य तय किया है आपने इस कार्य के लिए, कि मतलब जो आ रहा है समय, उसमें आप ऐसा कौन सा लक्ष्य एक तय किए हैं कि इसको अभी हमें करना है? देखिए, लक्ष्य तो मैडम हम लोगों ने तय किया है कि मध्य प्रदेश में अभी हम 5 लाख बच्चों तक कॉपी पेंसिल किताब देकर उनको सम्मानित कर चुके हैं। गरीब बच्चों को, जो झोपड़ी में रहते हैं, किसानों के हैं, मजदूरों के हैं, ठेला चलाने वालों के बच्चे हैं, रिक्शा चलाने वालों के बच्चे हैं, सब्जी बेचने वालों के बच्चे हैं, तो उनके बच्चों को सम्मानित किया है। हमारा लक्ष्य है कम से कम 1 करोड़ बच्चों को हम और सम्मानित करना चाहते हैं। अपनी जीवन की जो जर्नी है, यात्रा है हम लोगों की, क्योंकि अब काफ़ी लोग जुड़े हैं, काफ़ी लोगों का योगदान है, खून पसीने से उनका, तो ऐसा हम लोग कहीं पढ़ा नहीं सकते। तो 1 लाख बच्चों तक पहुंचना है। दूसरा, हम लोगों ने एक संकल्प और लिया है कि एक मध्य प्रदेश में विश्वविद्यालय बनाना है। जब हम लोग फील्ड में गए, मैंने आपसे बोला था अभी, फील्ड में गए तो मैं देखा है कि गरीबों के बच्चे 10वीं 12वीं तो कर लेते हैं, 8वीं पास कर लेते हैं, जैसे 10वीं 12वीं के बाद जो हायर एजुकेशन होती है उसमें जाने के लिए कोई अच्छी यूनिवर्सिटियाँ, और हैं भी तो वो पैसे मांगते हैं, पूंजीपति सामंतवादियों की यूनिवर्सिटियाँ हैं। तो हम लोगों ने संकल्प लिया है कि एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनाएंगे जो नो प्रॉफिट और नो लॉस, हमें उससे कुछ फ़ायदा भी नहीं चाहिए और न उसमें कोई लॉस हो। अगर रात के 12 बजे भी कोई गरीब का बच्चा कहे कि मुझे डिग्री करना है, मुझे पीएचडी करना है, मुझे एमए करना है या एमएससी करना है, कुछ भी करना है हायर एजुकेशन में, तो उसको हम मुफ्त में वो डिग्री दे सकें। एक लक्ष्य ये हमारा दूसरा लक्ष्य। तीसरा लक्ष्य हमारा था, तो अभी जो 13 अप्रैल 2025 को हम लोगों ने एक छात्रावास बनाया था ग्वालियर में, जो गरीब बच्चों के लिए रहने के लिए, और जो हमारे समाज सेवी लोग आते हैं, ग्वालियर एक बहुत बड़ा महानगर है, जो लोग कोई इलाज के लिए आता है, जिसे रुकना है 2 दिन 3 4 दिन 5 दिन, तो रह सकते हैं, उनके लिए बनाया है। और इसी के साथ साथ हम लोगों ने 2 लाख उन बच्चों को सम्मानित करना है जो बोर्ड परीक्षाओं में प्रतिवर्ष टॉप आते हैं, गरीबों के बच्चों, जिन तक किसी की नज़र नहीं आती। जैसे आपका जो कर्णप्रिय डायरी, जो आपकी नज़र हम तक पहुंच गई, यहाँ तक आप होगा, तो धन्यवाद है अपने सारे दर्शकों की तरफ से, और हमारे जो साथी समाज सेवी लोग हैं वो, उनकी तरफ से भी आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपकी नज़र पहुंची है। जी, ऐसी हम लोग भी तीसरी आंख मान के उसका काम करते हैं। 2 लाख बच्चों को सम्मानित करना है, और एक लक्ष्य हमारा और है कि 1 लाख बेटियों को महापुरुषों की फोटोआं देकर, अभी हम लोग ना 10,000 लड़कियों को हमने दिया है, जो 2008 से हम लोग दे रहे हैं बराबर। 1 लाख बेटियों को
लगभग फोटोआं देकर उनकी शादी, जो गरीब बेटी होती है उनको फोटो देकर और साथ में महापुरुषों की फोटो देकर सम्मान करना है। ये भी हमारा लक्ष्य है। दूसरा क्या है कि मध्य प्रदेश में कम से कम 1000 किलोमीटर की पैदल यात्रा और साइकिल यात्रा, बाइक यात्रा भी निकालना है। ये शेष है। हम मतलब जो न पहुंचे हम तक और हम पहुंचेंगे उन तक, ये लक्ष्य लेकर मैडम हम बहुत करते हैं। बहुत बात है। एक लक्ष्य और है मैडम, 2027 में हम लोगों ने जहाँ छात्रावास बनाया है, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले गरीब आवास एवं शिक्षा केंद्र ग्वालियर में, वहाँ एक मेला लगाने जा रहा हूँ और आपसे चाहूँगा कि आप अपनी टीम को उस समय आइएगा। नहीं है कोई, हाँ जरूर कोशिश करके। शिक्षा मेला, मेला तो बहुत लगते हैं पर हम लोग शिक्षा का मेला लगा रहे हैं। इसमें गांव गरीब मजदूर के बच्चे आए, अपनी बालक शिक्षा की चर्चा करें। ये हम लोगों का लक्ष्य है। तो ये इस तरीके से और भी काम करते करते और भी देखते हैं क्या काम करना, आगे तो बहुत लंबा चलना भी। अरे यही काम आपके बहुत अच्छे हैं। अगर ये सारे हो जाएं फिर इसके बाद तो स्टेप बाय स्टेप चीजें चलती रहती सही है। कि कभी भी लक्ष्य खत्म ही कहाँ होते हैं, एक लक्ष्य को खत्म करके दूसरा लक्ष्य हो ही जाता है। अच्छा, ये आपने बताया जैसा है कि आप लोगों ने पैदल यात्राएं बहुत निकाली हैं शिक्षा के लिए, तो अब तक ऐसी कितनी यात्राएं निकली भी बॉस को बताइए, और ये भी बताइए कि उस यात्रा के दौरान आपको कैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। मैडम मैंने मध्य प्रदेश में अभी 4 यात्राएं निकाली है। एक यात्रा वर्ष 2019 में निकाली थी, वो बाइक से यात्रा थी। वो लगभग 2500 किलोमीटर की यात्रा थी, जिसमें हमने लगभग 3000 बच्चों 2-3000 बच्चों को सम्मानित किया। क्या है कि एक तो गाँव में अपन जाए, जहाँ से निकले उन बच्चों को नदिया तो इतना आंकड़ा भी नहीं दे अपन रख पाते, बच्चे मिल जाते हैं। और एक 2022 में यात्रा निकाली थी, वो भी लगभग 1500 किलोमीटर की यात्रा थी। ये यात्राएं एक थी 10 दिन की और एक थी 6 दिन की। और एक यात्रा हमने अक्टूबर 2024 में निकाली थी, वो अपने ग्वालियर से लेकर पैदल यात्रा, जी पैदल यात्रा थी। ये हम लोगों ने पैदल यात्रा लगभग 170 किलोमीटर की यात्रा थी, जी 5 दिन की यात्रा थी, और वो भी त्योहार पे थी, दीपावली के टाइम पर। हाँ, हमने अपने छात्रावास जो ग्वालियर में, वहां से लेके अपने गांव मछंड जिला भिंड तक निकाली। 3 दिन की यात्रा थी, ग्वालियर, भिंड और दतिया। और एक यात्रा 2025 जनवरी में निकाली थी हमने, वो भी 3 दिन की यात्रा थी। बड़ौनी से लेकर, बड़ौनी पड़ता है दतिया जिले में, एक नगर पंचायत, वहां से और तुम्हारे शिवपुरी जिला और ग्वालियर तक जो छात्रावास है वहां तक निकाली थी यात्राएं। तो यात्राओं में अब आपने पूछा चुनौती, हाँ। चुनौती तो रहती है, तमाम प्रकार की यात्रा निकाल चलती हैं। और एक नई तरीके की यात्रा आती तो लोग कुछ तो खड़ा करते हैं जी कि आपको क्या जरूरत है, क्यों ऐसे घूम रहे हो आप। लोग कभी कभी पागल भी कहते थे कि वैसे अब तो ये तो घर से निकल पड़े ऐसे ही। तो कई लोगों को समझाना पड़ता है, अपना सामान जो अशिक्षित है, भाई शिक्षा से हम लोग पिछड़े हुए हैं ना, तो इसलिए हम उनको समझा के अपनी बात को आगे बढ़ाते जाते हैं। लोगों से निवेदन भी करना पड़ता है, कहीं कहीं सब कुछ करना पड़ता है। मैम, अरे इतनी परेशानी आती है, कभी पैदल चलना, पैरों में दर्द, पैरों में छाले, खाना टाइम पे नहीं खा रहा है, सही बात। रात में जगना होता है, कहीं पानी मिला नहीं मिला। फिर भी मैं उन लोगों का बड़ा धन्यवाद देता हूँ इन यात्राओं में कि जो लोग हमें पानी की व्यवस्था करते हैं, किसी के मकान में लेटने की व्यवस्था करते हैं, किसी झोपड़ी में लेटने की व्यवस्था होती है, कार्यक्रम करवाते हैं वहाँ व्यवस्था होती है, कोई अच्छा सम्मान भी करते हैं। हालांकि हम लोग सम्मान के लिए काम नहीं करते, फिर भी लोग सम्मान करते हैं। उन लोगों का बड़ा एहसान है मैम। मैं कभी सोचता हूँ कि इन लोगों का एहसान कैसे पड़े। तो चुनौती तो बहुत रहती है। चुनौतियां तो बहुत। हाँ, संसाधन। ये बताइए, जैसे आप ये सारे अच्छे काम कर रहे हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब अच्छे काम करते हैं तो कुछ बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उनको नीचे दबाने की कोशिश करते हैं। तो क्या आपकी इस जर्नी में कोई ऐसा व्यक्ति आया जिससे आप पर डर 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 महसूस हुआ और भय महसूस हुआ? क्योंकि बढ़ते आदमी को हमेशा गिराने की कोशिश की जाती है। देखिए मैडम, तीव्र जल प्रवाह है और क्रांतिकारी लोग और असली लोग और मेहनती लोगों को लोग डराते हैं, जी बात सही है, दबाने की कोशिश करते हैं, पर उनको कभी रोक नहीं पाते। ये हमारे महापुरुषों ने कहा है, जी जी भी। हमारे देश के शहीदों ने कहा है, जिनके दम पर हमारा देश बना है, जो आज़ाद हुआ है देश, इनके उदाहरण हम लोग खड़े हैं। एक माँ अगर बच्चे को जन्म देती है उसको भी पीड़ा होती है ना। तो जिंदगी तो हम बहुत बड़ा संघर्ष कर रहे हैं,
तो पीड़ा तो होती है। और तमाम तरह से लोग देखते कि राजनीतिक कार्यक्रम तमाम तरह की सोचते रहती हैं, फिर भी आप अपनी ईमानदारी पर डटे रहो, संकल्प के साथ मेहनत करते रहो, और अपना जो आपका जो भाव है, आपका जो पैशन है। मैम ने एक बार बोला था जब यहाँ हमें बुलाने के लिए, ये ज्योति मैम जी ने, कि वैसे तो हम जॉब करते, मैम भी करते हैं, जॉब हम भी करते हैं, पर इन्होंने कहा मेरा पैशन है, मेरा भी ये पैशन है। जब व्यक्ति का कोई पैशन बन जाए ना, उसको उसमें खुशी मिलती है। जी बिल्कुल। हमें इस काम में खुशी मिलती है। हमें आप रोटी मत दो, मतलब आप सब्जी मत खिलाओ, पानी मत पिलाओ, पर ये काम जरूर करवाओ हमसे। इसलिए हमें डर नहीं लगता मैडम, और वो परेशानी भी आएगी तो उसको भी झेलते हैं हम लोग। बहुत अच्छा। हाँ, ये सब चीजें लगता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक मूवी आई थी ऐसे ही आमिर खान जी की, तो उन्होंने कहा था हमेशा वो करना चाहिए, 3 इडियट्स आपने देखा होगा, कि हमेशा वो करो जो आपको अच्छा लगता हो, उसी में आपको सफलता मिलेगी। आप उसी से प्रेरित हैं बिल्कुल कि हम वो कर रहे हैं जिसमें आपको खुशी मिल रही है। अच्छा ये बताइए विनोद जी कि जैसे आप बता रहे हैं कि आपने देखिए आपने जीवन तो समर्पित कर दिया, लक्ष्य भी है आपका। तो ये बताइए व्यूअर्स को कि आपकी जो अर्निंग है उसका कितना प्रतिशत हिस्सा आप खर्च कर देते हैं? मोटिवेशन दीजिए हमारे व्यूअर्स को कि कैसे और किस तरीके से, या आपके जो साथी हैं वो लोग कैसे, आप लोग कैसे जो है फंड्स जुटाते हैं, या कोई गवर्नमेंट फंड मिलता है आपको, कैसे करते हैं ये? नहीं 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 मैम, ये कोई गवर्नमेंट कोई फंड नहीं मिलता हम लोगों को, कोई एनजीओ भी नहीं है। समझ, आज तक किसी से भी कोई हमने पैसा नहीं मांगा। ये आप सब लोगों की कृपा से और समाज के सब लोगों की कृपा से हम लोगों ने तय किया है कि जैसे हम अपने भोजन बनाना है घर में, अपने कपड़े पहनना है, तेल लगाना, साबुन लगाना है, और अपने मकान बनाना है, तो ये हम इसके लिए हम काम करते कि नहीं करते? अपने बच्चों को पढ़ाना है, अपने बच्चों को कपड़े पहनाना है, तो जब अपने माँ बाप की सेवा के लिए पैसा चाहिए, उनकी सेवा करना है, कहीं घूमने जाना है, उसमें लोग पैसे खर्च करते नहीं करते। तो हम लोगों ने ये संकल्प लिया कि इसको भी एक काम जोड़ दिया उसमें, जिस प्रकार से सारे काम करते हैं अपन, उसको भी इसमें जोड़ दिया हम लोगों कि हम इस ये भी एक काम है बोला। इसलिए हम लोग 4 दिन का भोजन, 4 दिन की कमाई और 4 दिन का समय और 4 दिन की मेहनत लगाते हैं। अब प्रतिशत का हम लोग संतुलन बना के रखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 500 रुपए की ऐसी मजदूरी करता है, बहुत सारे लोग भी हैं साथ में मजदूरी करने वाले लोग, अगर एक व्यक्ति का नाम लेंगे तो दूसरे लोगों का नहीं, हमारा नाम इसी नाम मिला, मतलब मत लोग 2,000 लोग हमने जोड़े हैं आप सबके लोग के मतलब कृपा से, और किसी को भी पहचान से नहीं जोड़े, आपकी मेहनत से और विचारों से, इसी से लोग जुड़े हैं। जैसे आपने हमें बुलाया यहाँ, कोई पैसे के लिए तो बुलाया नहीं, आपने मुझे डोनेशन दीजिए, ये कर्पूरी डायरी को कोई पैसा दीजिए, और पैसा भी बहुत सारे पत्रकार हैं, ऐसे भी सोशल मीडिया में भी है सारे लोग, उसमें आप भी हो कि जो हमें बुलाते हैं पत्रकार के इंटरव्यू पैसा के लिए, और जहाँ पैसा मैं माया जाता है मैं वहाँ नहीं पहुँच पाता। जी फिर भी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतना बड़ा दोनों मैम को, रानू और ज्योति जी को, कि इतना बड़ा आपने ये किया काम। तो प्रतिशत तो कोई तय नहीं है, जी पर संतुलन बना के हम लोग रखते हैं कि इतना पैसा हम खर्च करते हैं, अपने घर का भी खर्च चलता जाए, और हमारी समाज सेवा और ये शिक्षा का जो आंदोलन है, शिक्षा बचाओ, बचपन बचाओ, जीवन बचाओ, जनसंवाद अभियान भी मध्य प्रदेश में चलता रहे, और निरंतर रूप से करते हैं हम। ये तो हाँ, नहीं होगी निरंतर रूप से। और हम लोगों ने संकल्प लिया है कि जब तक के हम लोगों की जिंदा रहेंगे तब तक शिक्षा का काम करते रहेंगे। अच्छा विनोद जी, जैसे कि हम लोगों ने ये सुना है कि आपने जो 2008 से लेकर अभी तक कर जो काम किया है उस पर क्या एक मूवी भी बन रही है? जी मैडम, हमारे नाना जी थे, वो हम नाना के यहाँ पढ़े हैं ननिहाल में, एक झोपड़ी में। हम लोग गरीब तो हैं, आपको बताया मैंने। उन्होंने हमें एक बात दिखाई थी। उस समय लोग जो दौर चलता था, लोग टाकी देखने जाते थे और ये सिनेमा वगैरह देखने जाते थे। उन्होंने कहा था बेटा, जब मैं पढ़ता था, उन्होंने कहा था बेटा, जो टीवी देखते हैं, जो जो लोग टाकी देखने जाते हैं, सिनेमा देखते हैं, वो कभी सिनेमा में नहीं आते हैं। उन्होंने ये हमसे बोला था उस समय। तो उस दिन से मैंने आज तक टाकी ही नहीं देखी मैडम। ये देखिए आप, नहीं उम्र हो, कभी मैं टाकी देखने नहीं गया, कोई भी फिल्म मैंने मूवी देखे नहीं गए। हमारा संकल्प था कि मैं इतना अच्छा काम करूंगा कि जरूर हमारे ऊपर कोई फिल्म बनाई जाएगी। ये संकल्प हम लोग सारे लोग समाज सेवियों से, कई बार मैं बैठ के कहता था तो समाज सेवी भी कुछ लोगों को लोग मतलब मजाक में उड़ाते थे, हालांकि साथ वाले जो काम करते उनको तो विश्वास था, कुछ लोगों को लगता था कि वैसे ही बोलते रहते हैं। पर हमारे क्षेत्र के ही जो इंदौर और बम्बई में जिन्होंने काम किया है,
और ग्वालियर में भी काम किया है, भोपाल में। एक देवानंद नायक जी है, जिन्होंने पहले हम पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई, शिक्षा के जननायक विनोद भारती के नाम से। वो आपको हमने शायद डाल देंगे। और उसमें पूरी जो हमने, ऐसी फिल्में बनती हैं काल्पनिक, पर ये फिल्म है वास्तविक डॉक्यूमेंट्री, हालांकि वास्तविक होती है। तो वो उन्होंने बनाई, और उन्होंने कोई पैसे के लिए बनाई, उन्होंने केवल हमारे काम को देखकर प्रभावित होकर। हाँ, उन्होंने कहा कि इतना बड़ा चंबल में से आपने ये भिंड, मुरैना, दतिया, ग्वालियर से आपने जो मशीन चलाया है आप सब लोगों ने, तो इस पर हम एक डॉक्यूमेंट्री आप पे बनाते हैं। उसके बाद उन्होंने तय किया है कि शिक्षा क्रांति के जननायक एक फिल्म बना रहे हैं वो। हाँ, वो लगभग 2.5 या 3 घंटे की फिल्म होगी। मैं उसमें पूरा वो सीन रहे हैं पूरा, और कोई भी चीज़ काल्पनिक उसमें नहीं चल रही। सारी चीज़ें उसमें वास्तव में जो हम लोगों ने ग्राउंड लेवल पे काम किया है, किस प्रकार से हम बच्चों के बीच जाते हैं, पालकों को समझाते हैं, झोपड़ी में जाते हैं, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो। तो उन्होंने हमारे जीवन का एक सपना था, और उन्होंने कहा कि ये काम आपका जिससे जन 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 तक पहुँचे। आप इतना काम करते हो, जैसे आपने हमें बुलाया कि आपके काम को सब जगह भेजना है, आप इतना अच्छा काम करते हो भाई साहब, और आप इतना समय और सारी चीज़ें, हम तो देखो ज़्यादा समय नहीं मिलता हमें, साथी लोग लगे रहते हैं इस मतलब प्रयास में, मीडिया के द्वारा सारी चीज़ें। ऐसे वो भी अच्छे नेक इंसान हैं जिन्होंने ये मूवी बनाने का संकल्प लिया है, और कोई पैसे के लिए मूवी नहीं बना रहे वो। जी जी। जिस प्रकार से हम लोग सेवा करते हैं गरीब बच्चों के लिए, उसके लिए वो भी मूवी बना रहे हैं। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि वो मूवी आएगी, आपको भी देखने का मौका मिलेगा, कल आपको रिलैक्स और ब्रेक नहीं सम। तो ये हमारा सपना पूरा हुआ है। तो जैसे आपकी जब मूवी बन रही थी तो वो एक्सपीरियंस भी बताइए, बच्चों को कैसा लगा कैमरा फेस करके? आपको तो आपने तो एक और बताया कि आपने डॉक्यूमेंट्री आप पे बन चुकी है, तो बच्चों का क्या एक्साइटमेंट था? आपके साथ तो बच्चे भी होंगे ना उस मूवी में, वो तो मेन लीड हीरो। अभी चल रही मैडम, उसका क्या है, वो अंडर प्रोसेसिंग, मतलब रिकॉर्डिंग चल रही है उस मूवी। तो बच्चे जाना भी रिकॉर्डिंग वो कर रहे हैं, लगे हुए, तो बच्चे बड़े खुश होते हैं। उनको भी लगता है कि हम भी फिल्म में आएंगे, मूवी बनेगी, उसमें देखेंगे लोग, तो सारी चीजें बहुत अच्छा लगा। और उनके पालकों को भी लगता है, और जितने भी लोग, सबको अच्छा लगा है। तो खुश हो सारी चीज़ें। बढ़िया बात बताई आपने विनोद जी। आपने बताया था कि जैसे आप लोग ने छात्रावास का भी निर्माण किया है ग्वालियर में, तो जब आपने निर्माण किया तो इसके लिए क्या, ये तो एक बड़ी चीज हो गई ना, छात्रावास बनाना कोई आसान काम नहीं होता, वो भी एक नॉर्मल पर्सन के लिए। तो इसके लिए आपने फंड कहाँ से जुटाए? और इसमें भी डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आई होंगी, तो वो चुनौतियां क्या है उसके विषय में बताइएगा। देखिए मैम, जब हम लोग क्षेत्र में घूमने जाते हैं, काम करते हैं छुट्टी के दिन, क्योंकि हम लोगों ने छुट्टी की भी छुट्टी कर रखी है। आज आपके यहाँ छुट्टी है, ड्यूटी करते हैं हम लोग, और जिन छुट्टी होती है जिस दिन कुछ दिन हम लोग सेवा करते हैं, शिक्षा के लिए काम करते हैं। तो बहुत सारे लोग मिलते हैं। तो हमारे एक सुभाष जी है, वो बहुत नेक इंसान है। एक तो वो हैं साथ में हमारे इस छात्रावास में, एक हमारे राजेश जी हैं, एक हमारे विष्णु जी हैं, और मैं। हम लोगों ने अपनी खुद की जेब की कमाई, 4 लोगों ने, देखिए आप, कमाई लगा के ही खुद के फंड से बनाया है। इसमें मैंने किसी भी व्यक्ति का 1 रुपया नहीं लिया। हम लोगों ने संकल्प लिया कि बड़े बड़े लोगों ने महल बनाए, किसी ने किले बनाए, किसी ने कुछ बहुत बड़ी बिल्डिंगें बनाई, 50-50 मंजिल बिल्डिंग बनाते हैं लोग। हमने संकल्प लिया कि हम अपने लिए घर नहीं बनाएंगे, पर गरीब बच्चों के लिए एक शिक्षा का केंद्र जरूर बनाएंगे। उसी तय पे मैंने अपना खुद का कोई मकान नहीं बनाया आज तक में, आप सोच सकते हो। हाँ, जहाँ बच्चे रहेंगे वहीं हम रहेंगे। मैं संकल्प लिया है, जहाँ गरीबों के बच्चे रहेंगे उसी में हम रहेंगे, क्योंकि हम लोग झोपड़ी से निकले हैं। अब जब झोपड़ी से निकले ही हैं, जब जन्म झोपड़ी में हुआ हमारे माँ बाप का, आज भी हमारे माँ बाप झोपड़ी में रहते हैं, हम लोगों की माता जी, सब लोग पूरा परिवार गरीब है। तो क्यों ना एक ऐसी चीज़ बनाई जाए जिससे सबको फायदा मिले शिक्षा के लिए। तो इसलिए कोई इसके लिए हमने अपने ही तरफ से फंड बनाया है। और ये प्रेरणा हमें इसलिए मिली कि क्षेत्र में जब गए तो लोगों ने कहा मुझे शहर में पढ़ना है, कोई गरीब का बच्चा है जिसके पास पैसे नहीं है, अब 5,000 10,000 रुपये कौन रेंट लेके रहेगा शहरों में। और अच्छा ब्रिलियंट, हम जब बच्चों को सम्मानित करते प्रति वर्ष, उत्कृष्ट जो बोर्ड परीक्षा में टॉप आते हैं, कई बच्चे हमें मिलते हैं फील्ड में, कई बच्चों ने हमारी साइड पकड़ ली, अब आप मुझे सम्मान तो दे रहे हो, मुझे शहर में पढ़ने जाना है,
उसके लिए कुछ बताओ, गाइडेंस तो करना पड़ता है बच्चों को। तो फिर मेरे मन में आया, तो हमारे साथी लोग जो 4 लोगों ने मिलके इसको हम लोगों ने बनाया। लगभग 4 साल की प्रोसेस में हम लोगों ने इसको बनाया। 13 अप्रैल और 2025 को इसका उद्घाटन हुई। इसी प्रकार से हम लोग यूनिवर्सिटी भी बना रहे। यूनिवर्सिटी में हमारे प्रमोद जी है, भगवान सिंह जी है, और हमारे करण सिंह जी है, और सुभाष जी, और मैं, और भी लोग हैं। तो लगभग जो भी कमाई होगी पूरा पैसा हम उसी में लगाएं। ये हमने जीवन का संकल्प लिया है। बहुत बड़ी बात है। ये तो बहुत अच्छा संकल्प आपने लिया है। तो आप हमेशा ये चाहते हैं कि आपका जो ये कार्य है, इससे सबसे ज्यादा क्या आप चाहते हैं कि हमारे बच्चों को क्या लाभ मिल सके? हमारे कार्य से मैम, हमारा मकसद है कि मैं देखता हूँ फील्ड में जब जाता हूँ, एक माँ बाप के 4 बच्चे हैं, किसी के 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, किसी के 1 बेटा है तो 3 बेटियां हैं। उस समय मैं देखता हूँ कि चारों बच्चे नहीं पढ़े, एक ही बच्चा स्कूल नहीं जाता। स्कूल जाते भी हैं, नाम लिखे हुए, तो 8वीं 10वीं तक बैठ जाते घर पे। जी। तो ये शिक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता का अभाव है। तो बच्चों को हम कैसे स्कूल पहुंचाएं? दूसरी हमारी समस्या ये है कि सरकारी स्कूलों में एक समस्या है, अगर सरकारी स्कूल नहीं रहेंगे तो झोपड़ी वाला बच्चा कहाँ पढ़ेगा? बड़े बड़े स्कूल जो बने हैं वो तो पैसे से चलते हैं। जी बिल्कुल। लोगों ने उसको व्यापार बना दिया शिक्षा को। हम चाहते हैं व्यापार के लिए काम नहीं करते हम लोग कि हमें कोई व्यापार बनाना हो, ये सब चीज़ें। हम लोग समाज सेवा के लिए काम करते हैं। शिक्षा एक व्यापार का विषय नहीं है मैम, ये मानव कल्याण का विषय है। मनुष्य तभी मनुष्य बन सकता है जब वो शिक्षित होगा। अगर वो शिक्षित नहीं है तो वो मनुष्य नहीं है। कई हमारे समाजशास्त्र ने कहा है, कई ऐसे लोगों ने कहा है कि जो अशिक्षित व्यक्ति है वो पशु के समान है, सारी चीज़ें। और मनुष्य में और पशु में अंतर क्या है मैम? वही अंतर है, खाना अपन भी खाते हैं, मनुष्य भी खाता है, माना जी बिल्कुल। और कुत्ते भी खाते हैं, बिल्ली भी खाते हैं, भैंस बकरी सब कुछ खाते हैं। वो भी बोलते हैं, अपन भी बोलते हैं। केवल बुद्धि की तो अंतर रहता है मैम। और वो बुद्धि बगैर हमें पढ़ाई लिखाई से, और वो बगैर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से नहीं मिल सकता। या हमें कोई एक्सपीरियंस करें, अनुभव करें, तब मिलेगी, काम करेंगे। तो हमारा उद्देश्य ये है कि कहीं ना कहीं ये काम जो अधूरा है, और मैं शिक्षा को एक समाज सेवी हूँ, तो हमारी मर्यादा है, ये हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है, हमारी ड्यूटी है कि अगर हम शिक्षा के और बच्चे अनपढ़ घूम रहे हैं, बच्चे स्कूलों में नहीं जा रहे, कॉलेजों में नहीं जा रहे, यूनिवर्सिटी में, ऐसे शिक्षक होने का क्या मतलब? ऐसे समाज सेवी होने का कोई मतलब नहीं मैम। इसलिए हम लोग इसके लिए काम करते हैं, और मेरे इसको सफलता ही मिल रही है। जहाँ भी हम लोगों ने काम किया है मैम, वहाँ मुझे रेंट आया, लोग फ़ोन करके बताते हैं कि सर आप आए थे, हमारे गांव में बच्चे स्कूल जाने लगे, कई बच्चों की नौकरियां भी लग गई। बिल्कुल लंबा अंतराल हो गया, तो 2008 से लेकर 25 चल रही है, 17-18 साल हो गए हम लोग काम करते करते। हमारा एक लक्ष्य है मैम कि जो किसान है जी, क्या किसान का बेटा किसान ही बनेगा? क्या किसान का बेटा डॉक्टर, कलेक्टर, मास्टर नहीं बन सकता? क्या इंजीनियर नहीं बन सकता? क्या वैज्ञानिक नहीं बन सकता? बन सकता है। भैंस चराने वाले का बेटा नहीं बन सकता डॉक्टर, कलेक्टर, मास्टर, इंजीनियर? क्या बन सकता है। मजदूरी करने वालों के बच्चे क्या हवाई जहाज नहीं चला सकते? क्या चला सकते हैं। ये सब चीज़ें कब संभव होगी? जब उनके बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे, तब संभव होगी मैडम। ये हम लोगों का लक्ष्य है। इसलिए खासकर मैं उन वर्गों में जाने की कोशिश करता हूँ, जैसे जो बिल्कुल वंचित वर्ग है, जहाँ तक किसी की नज़र नहीं जाती, वहाँ हम सब लोग मिलके, पूरी हमारी टीम पूरे एमपी में सर्वे करती है, सब जगह देखते हैं कहाँ काम जरूरत है। हम किसी के कहने पर भी कार्यक्रम नहीं करते, अपने शिक्षा से मुझे लगता है कि यहाँ ज़रूरत है। यहाँ जो लेबर काम करती है, खेतों में काम करने वाले जो मजदूर वर्ग हैं, उनके बच्चों को हम कैसे उन पर उठाएं, इस लक्ष्य को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। ये हमारा मकसद है। तो जैसे आपके लक्ष्य तो सुन के हम लोग को सच बता रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इसी कड़ी में हमारे पास एक अगला प्रश्न है। अभी आपने जैसे बताया था कि आप विश्वविद्यालय बनाने जा रहे हैं, तो आप हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि ये विश्वविद्यालय बनाने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये जमीन आपने कहाँ पर ली और कैसे ली है? मतलब विश्वविद्यालय बनाना एक बहुत बड़ी चीज, मतलब एक आम व्यक्ति के लिए पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम लोग सोचे या कोई आम जनता सोचे तो इसको बनाना बहुत बड़ा काम है। ये मदन मोहन मालवीय जी ने किया था, जब 1-1 रुपए जो है उन्होंने लिया था लोगों से,
उसके बाद बीएचयू को बनाया। शायद वो इस मतलब उसको उसकी नींव उन्होंने डाली और आज वो इस स्टेज पे खड़ा है। तो आप जो करने जा रहे हैं बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं हमारे हिसाब से। तो हम जरूर जानना चाहेंगे कि कैसे आपने इसको सोचा है, क्या करेंगे आगे। देखिए मैम, दुनिया में जितने भी काम हुए हैं, चाहे छोटे काम हो या बड़े काम हो, वो मनुष्य ने किए। जी भाई, इस बात को तो आप सब लोग मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जिसका संकल्प मजबूत होता है, जहाँ लिखा होता है कि मेरा संकल्प है, इसमें कोई विकल्प नहीं है, और जो व्यक्ति ठान लेता है वो उसको कर सकता है। जब वो तन मन धन से उस काम को करेगा जरूर कर सकता है। जब हम लोग झोपड़ी से हम लोग निकल के इतना बड़ा काम कर दिया, एक एक 2-2 रुपए जोड़ के हम लोगों ने रात दिन जाग जाग के कार्यक्रम करते हैं, गली मोहल्लों में जाते हैं, झोपड़ियों में जाते हैं, किसानों के पास, मजदूरों के पास। तो ये सब इतना बड़ा काम हमने कर लिया, तो ये अब आज के ज़माने में ये कोई बड़ा काम नहीं है मुझे लगता है। ज़मीन के लिए हम लोग प्रोसेसिंग, अंडर प्रोसेसिंग में हमारा काम चल रहा है। जहाँ भी ज़मीन मिलेगी हमें कोशिश करेंगे कहीं किसी से दान में मिल जाए, अगर कोई अच्छा व्यक्ति मिल जाए जो इस गरीब बच्चों के लिए दान दे दे। नहीं तो हम लोग अपनी खुद की मेहनत है और भी जो भी होगा उससे हम कोशिश करके वो कहीं ना कहीं ज़मीन मध्य प्रदेश में देखने का हम लोग प्रोसेस में काम कर रहे हैं। विश्वविद्यालय बनाना बहुत बड़ी बात है, ये बिल्कुल सही बात है। हमारे भारत में नालंदा, तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटियाँ थी जहाँ विदेशी लोग पढ़ने आते थे, पढ़ते ही नहीं थे, उनको फ्री रहना, खाना सब कुछ मिलता था। और जहाँ 11-12, 10-11 हज़ार शिक्षक हुआ करते थे पढ़ाने वाले ही, समझिए अब बच्चे कितने हो गए। और जब जो हमारे लोगों ने यहाँ शासन किया विदेशियों ने, तो उनकी लाइब्रेरी में आग लगाई, तो बताते हैं कि 6-6 महीने तक वहाँ आग जलती रही। और उस समय हमारा भारत विश्वगुरु था। तब लोगों ने कहा था मेरा भारत महान, मेरा भारत विश्वगुरु और मेरा भारत सोने की चिड़िया। उसी से हमें प्रेरणा मिली कि हमें भी ऐसी एक यूनिवर्सिटी बनाना है जो पुनः हमारे भारत को सोने की चिड़िया, पुनः विश्वगुरु बनाए, पुनः मेरा भारत महान बनाए। उसी संकल्प को हम लोग धीरे धीरे कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम लोग रात दिन लगे रहते हैं। हम लोगों ने प्रयास किया संकल्प के लिए, आपने बताया कैसे बनाओगे। 2024 में हमें अपने नाना जी, मौसी जी, नानी से प्रेरणा मिली, माता पिता से, कि जब हम लोग गरीब थे तो एक मिट्टी की गुल्लक आपने देखी होगी। जी जी, इसे गरीबों की गुल्लक नहीं कहते, कहते कि नहीं कहते। उसमें एक एक, जब पहले 10 पैसा 25 पैसे चलते थे उस समय हम लोग डालते थे उसमें, 50 पैसा 1 रुपया ऐसा मिलता था हमें। उसमें डाल डाल के जब पैसा इकट्ठा हो जाता था तो पढ़ाई के लिए कॉपी लेना है, किताब लेना है, या हमें कोई ड्रेस लेना है, या स्कूल में बैग लेना है, ये सब चीज़ें हम मेला देखने जाया करते थे अपने पास में। वहाँ मेला लगता है उनके पास में, या बाज़ार में जाते थे। तो उसी से हमें प्रेरणा मिली। हमने 2024 में एक गुल्लक रखी, उसमें हमने केवल 10 रुपये से डालना चालू किया। उसका नाम रखा है विश्वविद्यालय निर्माण संकल्प पात्र। बहुत सारे हमारे साथियों ने उसको रखा है गुल्लक को, और 1 साल का समय हमने रखा। 24 में रखा और 25 में, 13 अप्रैल 2025 को उसको जब हमने खोला तो 27,625 रुपये उसमें निकले थे। देखिए 1 साल के अंतराल में इतना पैसा इकट्ठा हो। और भी हमारे साथी, किसी की में 10,000, किसी की में 15,000, किसी की में 5,000, किसी में 8,000, ऐसे हमने एक गुल्लक रखी, हम लोग रखा है विश्वविद्यालय निर्माण संकल्प पात्र। यानी जीरो से हमें कैसे हीरो बनना है, इस प्रयास में हम लोग लगे हैं। और निकट भविष्य में जब यूनिवर्सिटी बनेगी, उसका भूमि पूजन जो भी होता है करेंगे, निर्माण होगा, जरूर मैम आपको बुलाएंगे, आपकी टीम को बुलाएंगे, और बगैर आपके नहीं करवाएंगे। जब आप लोग आए तभी तो होगा ये सब सारी चीज़ें। हाँ, सब चीज़ें आपकी कनपुरिया डायरी की जो टीम है, रानू मैम, ज्योति मैम, सबको बुलाएंगे। तो सर ये कहाँ आपने सोचा कहाँ है कि ये जमीन कहाँ लेंगे, किस जगह पे आपने, कि आप कौन से बच्चे इसमें पढ़ेंगे, ये सब भी बताइए व्यूअर्स को कि कहाँ प्लान किया है। अच्छा, विश्वविद्यालय के लिए जो जमीन की आपने बात की है, आप कहाँ? देखिए पहले तो हम जमीन, सस्ती जमीन लेंगे जी। जहाँ बिल्कुल सस्ती जमीन हमें मिल जाए।
ये तो कम कॉस्ट हो, क्योंकि हम गरीबों के लिए बना रहे हैं। हम कोई शहर नहीं चाहेंगे कि बहुत वीआईपी यूनिवर्सिटी बनाना है। वीआईपी में तो बड़े लोगों के बच्चे पढ़ेंगे, हमें तो गरीबों के लिए काम करना है। फिर हमारा जो भारत है अमीरी और गरीबी में बटा हुआ है, तो हमें, हम लोग गरीब हैं, इससे दूसरी बात है। बिल्कुल, तो हमें जो वर्ग छूटा हुआ है, जो अछूत है, जो जो मतलब पिछड़ा हुआ है, जो मतलब शिक्षा से बिल्कुल दूर है, उसको हमें इससे जोड़ना है। तो कहीं भी हमें जहाँ सस्ती ज़मीन मिलेगी और इनके बीच में मिलेगी, इन वर्गों के बीच में, वहीं हम कोशिश करेंगे कि ये ज़मीन हमें वहाँ मिल जाए। हमारी टीम, हमारे समाज सेवी लोग लगे हुए हैं, और भी लोग लगे हुए हैं, प्रोसेस और समाज सेवी और सब लोगों का सहयोग भी है। देखो मैम, जब कोई काम करते हैं तो अपमान करने वाले भी लोग मिलते हैं को, और कुछ लोग बड़े करुणाशील, बड़े समाज सेवी होते हैं, इनके अंदर देश के प्रति, समाज के प्रति और गरीबों के प्रति एक कर्तव्य भाव रहता है। ऐसे लोग तो जुड़े हैं अपनी टीम, जी जी जिनके अंदर ये करुणा के भाव है। अगर ऐसे भाव नहीं हो तो क्यों लोग काम करते? जी नहीं। अच्छा, एक पर्सनल क्वेश्चन है जो अभी मन में आ गया, तो मैंने सोचा पूछ लेती हूँ। जैसे आप लोग ने बताया कि आप जहाँ छात्रावास है आप लोग वहीं रहते, निवास रहते हैं, तो ऐसे में आप समाज के प्रति तो आपका दायित्व पूरा हो रहा है, लेकिन आपके पारिवारिक दायित्व का क्या, वो कितना सफर करता है, उसके विषय में जरूर आप व्यूअर्स को बताइए कि उसके पीछे परिवार का भी आपने त्याग कर रखा है, पारिवारिक जरूरतों को कैसे पूरा करते हैं, वहाँ क्या परेशानियां आती हैं, उन चुनौतियों को भी जरूर बताइए। मैम, मेरी एक बच्ची है छोटी, जी वो 8 साल की है, और मेरी पत्नी, सारे लोग इस आंदोलन में सहयोग देते हैं। समय समय पे कार्यक्रम में जाते हैं, पूरा सहयोग देते हैं। जो भी समाज सेवी लोग आते हैं, उनको पानी पिलाना है, रात में कोई रुकता है, जैसे गांव से आया कोई लंबे से किसी जिले से, तो उनको रोकने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था, बड़ा टिपिकल है। वो लोग भी समझ गए कि इन्होंने अब तय कर लिया जीवन का, तो हमें भी इनके साथ चलना है। उनको भी लगता है कि हमें भी कुछ महान काम करना है जी, और उनका भी एहसान मुझे लगता है कि समाज और देश नहीं पढ़ा पाएगा, वो भी हम लोग साथ में काम करते हैं, उनको भी अच्छा लगने लगा इस काम में। कभी इतने लोग, लाखों लोग जुड़े हुए हैं, उसमें काम करते हैं, लाखों लोगों को अपन सम्मानित कर चुके हैं, तो उनको भी लगता है कहीं ना कहीं ये काम हमारा भी है। तो वो अब ऐसा कहीं नहीं है, तो पूरा सहयोग मिलता है। परिवार को भी समय देना पड़ता है, समय समय पे जाना ही पड़ता है, सब रिश्तेदारी होती है, वहाँ भी अपन को निभाना पड़ता है। सब चीज़ें में हम चलता है संतुलन। अब देखो, केवल अपने लिए अगर तुमने सोच लिया कि मुझे अपने ही लिए जीना है, तो फिर आप अपने ही लिए जीते रहोगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं तो केवल अपने बच्चों तक सीमित रहते हैं, अपने परिवार तक सीमित रहते हैं जी। तो अपन तो महापुरुषों के लिए काम करते हैं, उनकी विचारधारा पे काम करते हैं, देश के लिए, समाज के लिए, गरीब बच्चों के लिए, अति पिछड़ों के लिए काम करते हैं। तो अपन थोड़ा सबके लिए काम करेंगे तो अपने लिए नहीं जीते, हम लोग सबके लिए जीते हैं। इसलिए समझे जी, सोच है अपनी। तो कोई खास संदेश इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप व्यूअर्स को देना चाहेंगे, आपसे जुड़ी हुई टीम को देना चाहेंगे, बच्चों को देना चाहेंगे, समाज को देना चाहेंगे, उसे जरूर बताइएगा, एक संदेश जरूर दीजिए आप। खास संदेश हमारा ये है कि जिस प्रकार से हम लोगों ने 4 दिन की कमाई और 4 दिन का भोजन और 4 दिन का समय और 4 दिन की मेहनत से एक शिक्षा का जो आंदोलन छिड़ा है, एक जनसंवाद चलाया है, मिशन चलाया है, इसमें लाखों बच्चों को सम्मानित करने का अवसर मिला है। इसी प्रकार से आप भी अगर कुछ काम करते हो, मजदूर हो, किसान हो, नौकरी करते हो, खेती में काम करते हो, सब्जी बेचते हो, ट्रक चलाते हो, कुछ भी काम करते हो, आप 100 रुपए कमाते हो, 200 500, उसमें से 2-2 5-5% गरीब बच्चों के लिए जरूर लगाएं शिक्षा के लिए। बिल्कुल, आप ये मत सोचिए कि हमारे बच्चे पढ़ जाएंगे। जब तक समाज के सब बच्चे नहीं पढ़ेंगे, तुम्हारे बच्चे पढ़ने का कोई महत्व भी नहीं है। पहला तो ये संदेश है। दूसरा, आप जैसे लोग जो पत्रकार लोग हैं, या कर्णपुरिया डायरी जो आप बैठे हैं, आप लोग दोनों मैम, सब लोगों, ऐसे लोगों का भी सहयोग करिए। इनका भी जो फॉलोअर्स वगैरह जो सारी चीज़ें हैं, इनका भी सहयोग करके इनको भी, इनका उत्साह वर्धन करिए, सहयोग करिए। एक ये हमारा खास करने की धन है, जो हमारे साथ काम करते हैं उन सब से, और समाज से भी। दूसरा मैम, जो समाज से भी लोग साथ में काम करते हैं, उनके लिए तो हम कोई संदेश नहीं दे सकते, क्योंकि वो हमें ही कुछ संदेश देते हैं, कोई इतना काम करते हैं हमारे साथ में कि उनसे हमें खुद प्रेरणा मिलती है जी। भी इतने ऐसे लोग हैं, हम अगर नाम बताएंगे आपको तो एक लिस्ट बहुत बड़ी नहीं हो जाएगी। कितना काम करते हैं, कोई साइकिल से आता है, कोई पैदल आता है, कोई बसों में जगता है, कोई ट्रेन से आता है, कोई बस से आता है। लेकिन कैसे कैसे लोग आते हैं, अपना समय निकाल के घर के काम छोड़कर आते हैं, तो वो तो बनका तो ये मानो अटूट
बड़ा संकल्प है। जरूर मैडम, आपने उनकी आवाज़ की ओर से बुलंद कराया। उन सबकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हाँ जी रीनू जी, जैसे आपकी ये जो जर्नी आपने अभी तक बताई कि आज भी ऐसे लोग छुपे हुए हैं। क्यों ज्योति जी, जैसे हम लोगों ने इस चैनल को स्टार्ट किया था तो हम लोग ने ये संकल्प लिया था कि हम ऐसे लोगों को ढूंढ कर लाएंगे जिन जो छुपे हुए हैं, बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो कभी भी समाज के सामने नहीं आ पा रहे। बताइए, आप 2008 से काम कर रहे हैं, जबकि आजकल सोशल मीडिया और फिर इंस्टा का जमाना है। उसके बाद भी आपकी जर्नी हम लोग ने कहीं नहीं देखी, लेकिन हाँ, कहीं अगर हमने ये चैनल बनाया और इस माध्यम से हम लोग कहीं जुड़े, जो हमें लगता है ज्योति जी, क्यों हम लोग सफल हुए, कहीं एक सीढ़ी हमने चढ़ी है जो हम आप तक पहुंच पाए। थैंक क्यों ज्योति जी, आप बिल्कुल बिल्कुल रानो, बिल्कुल सही कह रही हैं। जैसे अभी आपने बोला कि क्या किसान का बच्चा किसान बनेगा, गरीब का बच्चा गरीब बनेगा। मानते कि आजकल अब एजुकेशन थोड़ी ठीक हो चुकी है और किसान के भी बच्चे आईएएस अधिकारी बन रहे हैं, लेकिन वो सब नहीं है। सारे बच्चों के अंदर इतनी मैच्योरिटी नहीं होती है, उनको गाइड की जरूरत होती है। जैसे कि आप लोग बहुत सारे बच्चों को गाइड कर रहे हैं और जैसे कि आप एक विश्वविद्यालय का भी निर्माण कर रहे हैं कि चलिए कम से कम वो बच्चे जो अपने आगे का मतलब इंटर करने के बाद उन्हें ये नहीं समझ आ रहा कि हम क्या करें। इंटर तक तो उन्होंने कैसे तैसे पढ़ाई कर ली, लेकिन वो इंटर के बाद गाइड नहीं मिल पा रही, तो वो उनके अंदर बहुत सी ऐसी चीजें होती कि वो कर सकते, बन सकते, लेकिन उनको बनने की रास्ता देने वाले नहीं होते। क्योंकि जिनके अंदर थोड़ा बहुत, मान लीजिए बहुत से बच्चे होते हैं गरीब होते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत उनके अंदर कोई गाइड कर दिया या किसी तरीके से कोई ना कोई मिल ही जाता है जो वहाँ पहुंच जाते हैं। इसी तरीके जैसे आपके पास आपने बताया बच्चे आते हैं और पूछते हैं गुरुजी अब हम क्या करें, अब हमने इंटर तो कर लिया है, तो हम आगे लाइफ में कैसे सरवाइव करेंगे। तो फिर इसको भी गाइड करना, क्योंकि यहाँ अपने बच्चे के लिए तो लोग कितना मतलब परेशान है, उनको भी हॉस्टल में जाके लोग डाल देते हैं। तो सही बात है, हॉस्टल में डाल देते हैं जाके कि अगर बच्चा पढ़ नहीं रहा है, इरिटेट कर रहा है, तो आप देखिए कितने हॉस्टल्स है, इसमें 3-3 साल के बच्चे हॉस्टल में बहुत लोग हॉस्टल में पढ़ रहे हैं। तो फिर आप तो इतना बड़ा अभियान चला रहे हैं, आप तो एक बच्चे क्या लाखों बच्चों के लिए सोच रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी हुई सच में। और जो हम लोगों ने सोचा था वो तो आज हमें लगता है कि हम उस पर थोड़ा सा वो यार सीढ़ी हम चढ़ चुके हैं। सीढ़ी जैसे हमने बोला ना कि उसके लिए आपने जो सहयोग हमें दिया, आप हमारे चैनल में इतना कीमती समय दिया निकाल कर, और इतनी दूर से मध्य प्रदेश से आना कोई छोटी बात नहीं है। तो मध्य प्रदेश से कानपुर का सफर आपने तय किया हमारे लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। आपका भी जो आपकी कनपुरिया डायरीज, रानू मैम और ज्योति मैम और आपका जो भी टीम है उसको, कि आपकी नज़र एमपी में पड़ी जो हम लोग काम कर रहे थे। और आप जैसे भी बहुत सारे पत्रकारों ने पेपर में निकालने का काम करते हैं, अच्छे लोग भी, ऐसा नहीं है, जिनको लगता है कि ये निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं। क्योंकि देखो, पेशन जब आदमी का बन जाता है तो वहाँ पैसा नहीं देखा जाता। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आप लोगों का पेशन है कि कहीं ना कहीं जो आपने कहा कि उनको जो नीचे का तबका उसको निकालना, जो काम कर रहा है उनको, ऐसे ही हमारा भी पेशन है कि हमको भी कुछ काम करना है। बिल्कुल। क्योंकि काम क्या करना है कि समाज का और देश का जब तक विकास नहीं हो सकता मैम, जब तक संपूर्ण समाज पढ़ेगा नहीं। बिल्कुल। कुछ वर्ग पढ़ जाए, कुछ ना पढ़े, तो अपराध बढ़ेंगे समाज के अंदर, लड़ाई दंगे बढ़ेंगे, देश का विकास भी नहीं हो। जी बिल्कुल। तो ऐसे ही आपने जो हमें लाखों लोगों तक पहुंचाने का जो काम किया है, एक बार हम सब अपनी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम करते हैं और बधाई देता हूँ कि आपने इतनी ऊंचाई तक हमें इस उत्तर प्रदेश की धरती कानपुर में सम्मान देने का काम किया। दोस्तों, आपको हम जिनसे हमने मिलाया वो एक खास शख्सियत थी। जरूर ये इतनी दूर का सफर तय करके आए थे, लेकिन इन्होंने हमारे दिलो दिमाग पे एक बहुत ही अच्छी छाप छोड़ी है। उम्मीद है आपको भी ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि हम मानते हैं अगर व्यक्ति का इरादा पक्का हो ना तो उसका काम जरूर सफल होता है। विनोद जी उन्हीं में से एक हैं। तो हमारा कहना ये है कि आप इनको देखिए, सुनिए और इनकी बातों को फॉलो कीजिए, ठीक है। उनका बिल्कुल ये सही कहना है कि अगर समाज का हर व्यक्ति 1-1 2-2 रुपए भी निकालेगा और किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई पे लगा देगा तो डेफिनेटली सब अच्छा होगा, उस बच्चे का भविष्य अच्छा होगा। भविष्य अगर बच्चे का अच्छा होगा तो देश का भी भविष्य अच्छा और मजबूत होता है। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। इसी
इसी शब्द के साथ मैं विदाई लेती हूँ। कनपुरिया डायरीज की टीम की तरफ से आपको पुनः साधुवाद, नमस्कार, धन्यवाद।